विश्व मानव अधिवास। आज हम विश्व में मानव कहाँ कहाँ अधिवास करता है, कहाँ कहाँ निवास कर रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्व में मानव का निवास कहाँ है, किस तरह वो बस्तियों के रूप में, एक समाज के रूप में किस तरह निवास कर रहा है। पूरे विश्व में मानव अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पर जैसी उसकी सुविधा होती है, जिस तरह का उसका समाज है, उसी आधार पर वो अपना निवास करके जीवन यापन करता है। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व में मानव अधिवास। मानव अधिवास का अभिप्राय कि मानव अधिवास क्या है। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को मानव अधिवास या मानव बस्ती कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित विकसित आवास कि पृथ्वी के धरातल पर मानव किस तरह अपने आवासों को विकसित करता है, बनाता है और वो एक समूह के रूप में रहता है। उस समूह को हम मानव अधिवास या मानव बस्ती कहते हैं। अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग मानव के अपने सामाजिक एवं आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों के अधिवासों का महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि जहाँ मानव रहेगा वहाँ इन सारी क्रियाओं का जो है पूर्ण करना संभव होगा। अधिवास की मूलभूत इकाई, अधिवास की मूलभूत इकाई होती है मकान या घर, जिसको अपन बोलते हैं मकान या घर, निवास स्थान। जैसे झोपड़ी हो सकती है और एक बड़ी इमारत भी हो सकती है, जैसा भी उसका स्थान है रहने का, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग जो भूगोलविद हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा में अधिवासों को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। जैसे प्रोफेसर डी लोब्लास के अनुसार बताया गया है कि मानव द्वारा श्रम के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए, श्रम का खुद का रहने का स्थान और अपनी संपत्ति को रखने के लिए एक निर्मित आवासीय संरचना, एक ऐसी संरचना जहां वो रह रहा है, जहां उसमें निवास कर रहा है, तो वो एक निर्मित जो संरचना है, एक मकान का जो स्वरूप है, उस स्थान को हम अधिवास कहते हैं। प्रोफेसर डी ब्लास ने ये कहा है कि किस तरह कि मानव अपने आवास को निर्मित करता है अपनी संपत्ति को रखने के लिए, अपने खुद को रखने के लिए, वो स्थान अधिवास कहलाता है। नेक्स्ट है मानव अधिवासों की उत्पत्ति। मानव अधिवास कैसे बने, कहाँ से शुरुआत हुई कि मानव अधिवास बनने का कार्यक्रम। मानव अधिवास बनने का जो कार्यक्रम है, कब से कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस तरह रहने लगे। मानव अपने जीवन की विकास यात्रा में श्रम को सुरक्षित रखने के लिए मानव ने अपनी जो अधिवास की विकास यात्रा थी, उसमें क्या किया कि अपना जीवन यापन करने के श्रम को सुरक्षित, सबसे पहले व्यक्ति क्या चाहेगा, खुद को सुरक्षित रखना। तो मानव ने जब सुरक्षित रखने के लिए या अपने पशुओं को पालने के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए जो योजना बनाई, उस योजना में क्या हुआ कि एक आवासीय संरचना निर्मित की और उस आवासीय संरचना की उत्पत्ति हुई एक अधिवास के रूप में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक शुरुआती जो मानव अधिवास था, वो किस तरह निर्माण करने की योजनाएं बनाएगी, किस तरह हम एक अधिवास को निर्मित करें और छोटे छोटे घरों को निर्मित करने की एक इकाई के रूप में शुरुआत की गई। अगला है
सॉरी अस्थायी अधिवास। अब देखो, अधिवासों को दो भागों में बांटा गया, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास, इन दोनों में क्या अंतर रहा? स्थायी अधिवास तो वो हो अस्थायी स्थायी अधिवास तो वो होगा जहाँ आप स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। अस्थायी अधिवास वो होगा जहाँ हम अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए निवास कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अस्थायी अधिवास प्राचीन काल में मानव ने अपने निवास हेतु मौसम की अनुकूलता, पशुपालन एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने हेतु अल्पकालिक अधिवास बनाए। यानी कि अपने आप को, अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए मानव ने एक अल्पकालिक, कम समय के लिए जो अधिवास बनाए, उनको अस्थायी अधिवास की श्रेणी में रखा गया। जहाँ हम अस्थायी निवास करते हैं, जैसे कहीं आपने देखे होंगे कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, कुछ काम करने वाले लोग होते हैं जो सड़कों के किनारे पर आकर के और अपनी तंबू लगा करके और अपना अस्थायी अधिवास अपने निवास स्थान बनाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, सब कुछ उनका रहना सहना सब वहाँ होता है। तो इस तरह का अधिवास अस्थायी अधिवास होता है, चाहे वह मध्य एशिया की, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं हम, कि वह मध्य एशिया के स्टेपी मैदान में हो या दूसरे क्षेत्रों में इग्लू जो होते हैं, बर्फ के जो घर इग्लू होते हैं, उनका निवास, वो सारे अस्थायी अधिवास। नेक्स्ट है स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास जहाँ मानव स्थायी रूप से निवास कर रहा है, हाँ, एक लंबा समय वो रहना चाहता है, वो स्थायी अधिवास की श्रेणी में आते हैं। स्थायी अधिवास मानव के विकास के क्रम में जब मानव समूह में रहने लगा, तभी से स्थायी अधिवासों का उदय, कि जब एक समूह के रूप में रहने लगा मानव और एक लंबा कार्य उसने जीवन यापन के लिए, उसकी जो योजना थी वो लंबे समय के लिए थी। जब वो स्थायी कृषि करने के बाद है, जब मानव स्थायी कृषि करने लगा, तो स्थायी कृषि करने लगा तो वहाँ लंबे समय उसको रहना पड़ेगा, उसको वहीं अनाज का स्टॉक करना पड़ेगा, वहीं उसके पशु लंबे समय तक रहेंगे। तो ऐसे स्थानों पर मानव ने एक अपना स्थायी निवास बना लिया, पक्के मकान बना लिए, जो लंबे समय तक, एक लंबी अवधि के लिए उसमें रह सके, निवास कर सके। तो उन आवासों को, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कि एक जो पक्के मकान जो होते हैं वो एक स्थायी अधिवास की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है मानव बस्ती का स्थायित्व की निर्भरता, कि मानव जो अधिवास बनाता है, मानव जो बस्ती का निर्माण करता है, जो नगर या ग्राम का जो गठन करता है, एक समाज का जो गठन करता है, वो किन बातों पर निर्भर करता है? उसकी निर्भरता होगी, नंबर 1 स्थानीय संचित संसाधन, नंबर 2 बाह्य विश्व से संबंध, नंबर 3 भावी उन्नति की संभावना, नंबर 4 सुरक्षा, और नंबर 5 धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। कि मानव स्थायी जो अधिवास बनाएगा, उस स्थायी अधिवास को बनाने के लिए कई बातों पर निर्भर करेगा। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में रहेंगी कि स्थायी निवास क्यों बनाया जाए, कहाँ रहना ज़्यादा उचित। तो सबसे पहली बात आती है कि वहाँ उसके जीवन निर्वहन के लिए, उसकी आजीविका के लिए क्या संसाधन है, क्यों रहे वहाँ। तो सबसे पहला निर्भरता रहेगी आजीविका के लिए वहाँ के संचित संसाधन। दूसरा है कि वहाँ के आसपास के
क्षेत्र से उसके क्या संबंध है। किसी भी स्थान पर निवास करने के लिए उस क्षेत्र से उसका संबंध क्या है, किन कारणों से वहाँ वो रहना चाहेगा। अच्छे संबंध है या नहीं है, सामाजिक, धार्मिक या संसाधनों से संबंध, यानी उस क्षेत्र से क्या संबंध है। या बाह्य विश्व से संबंध, यानी बाह्य विश्व का अर्थ है कि उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो परिक्षेत्र है, उससे बाहर का जो उसका सीमावर्ती जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से उसके संबंध अच्छे हैं या नहीं है, किस प्रकार के संबंध हैं। और तीसरा बिंदु आता है कि भावी उन्नति की संभावना, मनुष्य मानव उस क्षेत्र में रह करके जहाँ वो स्थायी निवास करना चाहता है वहाँ वो क्या कर पाएगा जीवन में, उसके उन्नति के लिए, उसके आगे के भविष्य के लिए क्या संभावनाएं दिख रही है। नेक्स्ट है सुरक्षा, कि क्या वो जहाँ स्थायी रूप से निवास कर रहा है, मानव जहाँ स्थायी रूप से निवास कर रहा है, क्या वहाँ वो सुरक्षित है या नहीं है। मानव सुरक्षित रहना चाहेगा, चाहे वो विदेशी आक्रमणकारी हो, दूसरे लोग हो, या जंगली जानवर हो, या अन्य कोई जो है असुरक्षा हो, उससे सुरक्षित रहने के लिए, यानी कि वहाँ जहाँ निवास करेगा मानव वहाँ वो सुरक्षित रहना चाहेगा। और अगला है बिंदु धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। धार्मिक प्रवृत्ति क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र का उसका संबंध क्या है, और आर्थिक उन्नति के या उसके जीवन यापन के क्या संभावित क्षेत्र है। तो इन सभी कारणों से समाज का संबंध, धार्मिकता, उस धार्मिक क्षेत्र में कि उसी धर्म के लोग हैं जिसको मानता ही नहीं है, दूसरे धर्म के लोग हैं, क्या उसको धार्मिक भावनाओं को तो वहाँ कोई ठेस नहीं पहुँचेगी, क्या वो धार्मिक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर पाएगा, वहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक जीवन किस तरह का है, क्या वो उसमें एडजस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वहाँ के उसकी जो इनकम के स्रोत हैं वो कैसे होंगे, इन सब बातों पर वहाँ उसका स्थायी निवास निर्भर करता है। तो ये थे हमारे 5 बिंदु, स्थानीय संचित संसाधन, बाह्य विश्व से संबंध, वहाँ उन्नति की संभावना, सुरक्षा और धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। इन सभी ही बातों पर निर्भर करता है कि मानव कहाँ स्थायी निवास करना चाहेगा। नेक्स्ट है मानव अधिवास के निर्माण करने के उद्देश्य, कि मानव जहाँ निवास करना चाहेगा स्थायी, वहाँ उसके उद्देश्य और क्या क्या रहेंगे। उद्देश्य होंगे भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए तथा मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा करने के लिए। सबसे पहला उद्देश्य मनुष्य का होता है कि वहाँ के मौसम किस प्रकार का है और वहाँ वो उस मौसम से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाएगा। दूसरा है खाद्य व उपयोगी सामग्री के संग्रह का, खाद्य व उपयोगी सामग्री का संग्रह करना, कि जो चीज़ें उसके उपयोग में आ रही है क्या वो उसको उसका भंडारण कर सकता है, उसको सुरक्षित रख सकता है। खाद्य सामग्री है, भोजन का जो सामग्री है, क्या वो उसको वहाँ भंडारण कर सकता है, क्या उसको वहाँ सुरक्षित रख सकता है। तीसरा है जंगली जानवरों से सुरक्षा, कि जंगली जानवरों से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाएगा। क्या वहाँ स्थायी निवास करने के बाद मानव अपने आप को जंगली जानवरों से, अपने सामग्रियों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रख पाएगा या नहीं। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, शैक्षिक कार्यों के लिए, जैसा कि अभी आपने बताया था किन किन बातों पर निर्भर करता है हमारा ना, कि अब आता है कि उद्देश्य क्या, कि क्या वो जो कारक थे उन कारकों से उसका उद्देश्य पूरा होगा या नहीं होगा। और पारिवारिक एवं विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए, और सबसे बड़ा एक उद्देश्य और होता है मनुष्य का, जहाँ वो निवास करना चाहता है वो अपना परिवार के साथ एक आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, जो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो, वो अपना अच्छा जीवन अपने परिवार के साथ मधुर संबंधों के साथ व्यतीत कर सके।
अब आता है नेक्स्ट मानव अधिवास का वर्णन। मानव अधिवास की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव अधिवास किसे कहते हैं, मानव अधिवास में स्थायी और अस्थायी अधिवास होते हैं, मानव अधिवास में कौन कौन से कारक है जिसके कारण पर उनकी निर्भरता रहती है कि जिन कारणों से वहाँ निवास करना चाहता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि मानव अधिवास किस स्थान पर कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ये हमने 6 बिंदु पढ़े हैं। अब आता है कि मानव अधिवासों को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। नंबर 1 ग्रामीण अधिवास, नंबर 2 नगरीय अधिवास। कि मानव ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है या शहरी क्षेत्रों में। अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो निवास करेगा उसका क्या कारण होगा, वो सारी निर्भरताएं हमने पढ़ ली कि अलग अलग उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों के कारण निवास करता है। तो इस आधार पर शहर और ग्रामीण कि मानव 2 क्षेत्रों में निवास करता है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में। तो मानव अधिवास को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है जो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास किस प्रकार के हो सकते हैं, नगरीय अधिवास किस प्रकार के हो सकते हैं, आप देख सकते हैं इनको जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये इस तरह के जो चित्र हैं ये ग्रामीण अधिवास की श्रेणी में आते हैं। ये जो आपको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स जो दिख रही हैं ये शहरी अधिवास की श्रेणी में आएंगे। ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवास ग्रामीण बस्तियों की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण आदिवासियों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर करती है, जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन एवं वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण करना आदि ग्रामीण अधिवासियों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रामीण अधिवास मुख्यतः भूमि के विद्वान पर आधारित होते हैं। ग्रामीण अधिवास को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, गुच्छित अधिवास, एकाकी अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। कि ग्रामीण अधिवास का होना वहाँ की, मैंने अभी आपको बताया था कि मनुष्य सबसे पहला जो अधिवास का जो कारण होता है उसका उद्देश्य होता है कि अपना जीवन यापन करने के लिए वहाँ किस प्रकार का वो अर्थव्यवस्था को अपनी को रख सकता है, मजबूत रख सकता है। अपने जीवन के लिए, अपने कैरियर के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए वहाँ किन चीज़ों पर निर्भर रहेगा। अब मुख्यतः ग्रामीण अधिवासों में कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय ग्रामीण अधिवास की श्रेणी में, ग्रामीण अधिवासों में पाए जाएंगे अधिकतम, जैसे लकड़ी काटना है, संग्रहण करना है। तो इन लकड़ी काटना, पशुपालन करना, कृषि करना, मछली पकड़ना, खनन करना, ये सारे जो चीज़ें हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में आएंगे। प्राथमिक व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में ही होगा, प्राथमिक व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। तो इस तरह ग्रामीण अधिवासों को भी हमने 4 श्रेणियों में विभक्त किया है, गुच्छित अधिवास, एकाकी अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। नंबर 1 पर आता है सघन या गुच्छित अधिवास। एक गुच्छे के रूप में या सघनता के रूप में, एक सघनता के रूप में या एक गुच्छे के रूप में एक निवास करने वाला क्षेत्र। इनकी क्या विशेषता है? गुच्छित अधिवास या सघन अधिवासों की क्या विशेषताएं होती हैं? इन ग्रामीण अधिवासों को पुंजित, सहज, पुंजित, संकेंद्रित आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका अर्थ होता है कि सघन बसा हुआ आवास क्षेत्र।
इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार होती हैं। नंबर 1, अधिवास प्राय खेतों के मध्य ऊंचे एवं बाढ़ सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। सभी आवास पास पास बने होते हैं। सभी आवास एक स्थान पर संकेंद्रित होते हैं एवं बाह्य आक्रमणों का मिलकर मुकाबला करते हैं। जो अन्य क्षेत्रों से कोई आक्रमण आ जाए हो जाए, अन्य किसी जाति से, धर्म से, अन्य किसी लोगों से या जानवरों से, उनको सब मिलकर के मुकाबला करते हैं। इनमें आवासों की संख्या 40-50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है। सामाजिक प्रगाढ़ता होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी भी होते हैं और इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से अधिक भी हो सकती है। कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार एक सघन जो गुच्छित आवास होता है, एक ऊंचाई पर सुरक्षित स्थान पर कुछ घरों का एक सघन एक गुच्छे के रूप में रहना। अगला है एकाकी अधिवास। ग्रामीण अधिवास का दूसरा भाग है प्रकीर्ण या फैला हुआ या एकाकी, एक एक दूर दूर रहने वाला अधिवास। ऐसे अधिवास छितरे बिखरे होते हैं। इनकी इसलिए आवाज एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर ये एक दूसरे को दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। आवास एक दूसरे से दूर होते हैं। व्यक्ति एकाकी के रूप में यानी अकेला अकेला रहता है। एक दूसरे का सहयोग की भावना कम होती है क्योंकि दूर दूर रहते हैं, इसका मतलब एक दूसरे से सहयोग की भावनाएं कम है। जहाँ गुच्छित रह रहे थे, जो हमने पहले पढ़ा है ग्रामीण अधिवास में सघन या गुच्छित, वहाँ सहयोग की भावनाएं ज़्यादा होगी क्योंकि व्यक्ति नज़दीक रह रहे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूर रह रहे हैं यानी सहयोग की भावना कम है। कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है। इस प्रकार के अधिवास निम्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के प्रेरी प्रदेश, एशिया की में स्थित मैदान, गंगा के खादर क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, अफ्रीका में वेडल्स प्रदेश, अर्जेंटीना के कंपाज, ये जो सारे क्षेत्र हैं, यहाँ इस प्रकार के या एकाकी अधिवास पाए जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है आपकी स्क्रीन पर कि एक जंगल में एक अकेला एक अधिवास, जहाँ व्यक्ति लकड़ी काट रहा है, अपने काम कर रहे हैं, यानी कुछ लोग एक परिवार यहाँ एक एकांत क्षेत्र में निवास कर रहा है। यहाँ कोई दूसरा अधिवास दिखाई नहीं दे रहा। अगला है तीसरा ग्रामीण क्षेत्र का अधिवास में मिश्रित अधिवास। इन अधिवासों का अर्थ सघन तथा अर्थ केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। इसमें परिवार की संख्या में वृद्धि होने की आवश्यक संख्या बढ़ने के कारण मिश्रित अधिवास का निर्माण हो जाता है। इनकी उत्पत्ति में पर्यावरण कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं, जैसे सांगोद कोटा तहसील का खुर्द गाँव। ये कह रहा है कि मिश्रित अधिवास, जहाँ परिवार की संख्या बढ़ने से बहुत सारे लोग एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं और विभिन्न समुदायों के लोग आकर के वहाँ रहने, मिश्रित सब तरह का अधिवास वहाँ हो। जैसा कि स्कीम देख करके अक्सर इस तरह के अधिवास शहरों में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के अधिवास हो सकते हैं। चौथा है पुराना अधिवास, पल्ली। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसलिए उन सब का नाम एक ही रहता है। बस्ती में अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, जैसे पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियाँ और खनन और क्षेत्रों में इस प्रकार के आवास पाए जा सकते हैं। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। अब आता है कि ग्रामीण जो अधिवास होते हैं
ये जो हमने 4 प्रकार के अधिवास पढ़े हैं, सघन, एकाकी, मिश्रित और पल्ली, इन सभी अधिवासों का प्रतिरूप चित्र जिसे अपन कहेंगे वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इनको हमने अलग अलग नामों से जाना है कि ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को आदिवासों के प्रतिरूप कहते हैं। अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों के प्रतिरूप कहते हैं। आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासों को विभिन्न प्रतिरूपों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर है रेखीय प्रतिरूप। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी, घाटी या सागर तट के सहारे किसी बस्ती का विकास होता है, उस स्थान पर रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवासों का निर्माण होता है। तीर प्रतिरूप, यानी कि रेखीय प्रतिरूप रेखा के रूप में, एक लाइन के रूप में, एक सीधी लाइन के रूप में होता है। अगर कोई अधिवास वो रेखीय प्रतिरूप कहलाएगा। नेक्स्ट है तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप ऐसे अधिवास होते हैं जिनके अग्रभाग में अधिवास के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती या नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती है। ऐसे अधिवासों का विकास पृष्ठ भाग की तरफ अधिक होता है, जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील पर बने अधिवास। कि ऐसे अधिवास जिनका अगला जो किनारा है वो वहाँ अधिवासों की संख्या कम होगी और पीछे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। पहले कम है, सकड़ा है और फिर बढ़ता चला जाएगा। वो अधिवास तीर की जो आकृति में होंगे वो तीर प्रतिरूप कहलाएंगे। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, जब नदियों या सड़कों का संगम होता है, नदियों या सड़कों का संगम होता है और वह एक दूसरे को काटती नहीं है, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसे संगम स्थलों पर अंदर की तरफ की भूमि जहाँ अधिवास होता है, त्रिभुजाकार प्रतिरूप का अधिवास कहलाता है। आयताकार प्रतिरूप, जब सड़कें आपस में मिलती हैं और उनके मिलान वाले स्थल में दोनों सड़कों के किनारे लंबवत आकार का आवास का निर्माण होता है। इस प्रकार बने आवास प्रतिरूप आयताकार प्रतिरूप कहलाते हैं। आर्य त्रिज्या प्रतिरूप, जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें मिलती हों तो उस स्थान से निकले मार्गों के दोनों ओर, समझ रहे आप, कि जब पक्की और कच्ची सड़कें मिलती हैं उस स्थान से निकले मार्गों के दोनों ओर मकानों का निर्माण होता है, लेकिन सभी रास्ते मुख्य चौराहे पर मिलने से समानांतर नहीं होते। इस प्रकार बने हुए प्रतिरूप आर्य या त्रिज्या आवासीय प्रतिरूप कहलाते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप, किसी झील, तालाब, किले, धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर मकानों के बसने से बस्ती का जो आकार होता है वो वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाता है। यानी कोई स्थान ऐसा है, एक तालाब है और तालाब के चारों तरफ, जैसे ये स्थान है और स्थान के इसके चारों तरफ यदि एक गोलाई में निवास लोग करने लग जाए, ये एक तालाब है और गोलाई में है, उसके चारों तरफ लोग निवास करेंगे तो एक वृत्ताकार रूप में निवास होगा उसका। तारा प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप में विकसित मार्गों पर आवासों का बाह्य किनारे की ओर बढ़ना तारा प्रतिरूप की आकृति लेता है। पंखा प्रतिरूप, जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं तो उससे बाद बस्ती का विकास सड़क के किनारे रेखा के रूप में होता है। उसे पंखा नुमा आवासीय प्रतिरूप दिखाई देता है। इस आवासीय रूप को पंखा प्रतिरूप के नाम जानते हैं। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, इस प्रकार के आवास प्रतिरूप पर्वतीय ढालों पर होते हैं जिसमें मकान सटे हुए होते हैं परंतु दूर दूर होते हैं। हिमालय, रॉकीज, एंडीज और आल्प्स पर्वतों में इस तरह की सीढ़ी प्रतिरूप आकृति दिखाई देती है। मधुछत्ता प्रतिरूप, भारत में विशेषकर आदिवासी जातियों के गुम्बद झोपड़ियों के रूप में आवासों का जो प्रतिरूप दिखाई देता है उसको हम मधुछत्ता प्रतिरूप कहते हैं। अनियमित प्रतिरूप, मानव अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी योजना के चाहे जहां आवास निर्मित कर लेता है। अनियमित यानी जैसी सुविधा हुई वैसा आवास बना लिया और अपनी सुविधा से उसने अपने आवास का निर्माण कर लिया। ऐसे आवास
नियमित आवासीय प्रतिरूप की श्रेणी में आते हैं। अनियमित, ये कुछ आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग प्रतिरूपों का चित्र है। जैसे सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, एक पर्वतों पर सीढ़ी के रूप में, क्योंकि ढालदार क्षेत्र होता है, ऊपर मकान हो गए, उससे नीचे मकान हो गए, उससे नीचे मकान हो गए, तो वो एक सीढ़ी के रूप में दिखाई देते हैं। मधु छत्ता प्रतिरूप, यानी कि एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप, यानी कि सघन बसा हुआ क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र। वृत्ताकार प्रतिरूप, जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, बीच में जैसे ये कोई तालाब है और इसके चारों तरफ ये मकान बने हुए हैं, तो ये एक वृत्ताकार प्रतिरूप की श्रेणी में आ गया। अर्धवृत्ताकार, आधा गोला। आयताकार प्रतिरूप की सड़क के दोनों तरफ हो गए, इधर भी मकान हो, ये सड़क है, इसके इधर भी मकान हो गए, इधर भी मकान हो गए, और ये एक आयताकार प्रतिरूप का चित्र ले लिया। तीर प्रतिरूप कि यहाँ कोई नदी आ गई या कोई ऐसा स्थान आ गया जहाँ आगे इस साइड में मकान नहीं बन सकते, इधर भी अधिवास नहीं बन सकते, और आगे जगह है खुली, और ये यहाँ से अधिवास बनना शुरू हुई और आगे की तरफ फैलते चले गए और एक तीर का रूप धारण कर लिया। ऐसे अधिवास तीर प्रतिरूप कहलाएंगे। रेखीय प्रतिरूप, एक सड़क के दोनों किनारों पर, ये सड़क है और सड़क के दोनों किनारे मकान बन गए और रेखा के रूप में, ये रेखीय प्रतिरूप कहलाएगा। तारा प्रतिरूप, स्थान है एक चौराहे पर और उसके चारों तरफ मकान बन गए और एक तारे के रूप धारण कर लिया। अब आता है कि ये जो ग्रामीण अधिवास होते हैं, अलग अलग प्रतिरूपों में बने होते हैं, इन ग्रामीण अधिवासों की क्या समस्या है? ग्रामीण अधिवासियों की समस्याओं में सबसे पहली समस्या है कि आवागमन के साधनों की समस्या। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास क्षेत्र होते हैं वहाँ आने जाने के साधन कम होते हैं, यातायात के साधनों की कमी होती है। स्वच्छ पेयजल का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत देरी से होता है, कम होता है, इस कारण वहाँ स्वच्छ पेयजल भी कम पाया जाता है कि पुराने जो स्रोत होते हैं उन्हीं स्रोतों से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्राप्त किया जा सकता है, और वो पेयजल भी पूरी तरह शुद्ध नहीं मिलता है। विद्युत आपूर्ति का अभाव, ग्रामीण अधिवासियों में बिजली की जो पूर्ति है, विद्युत की जो पूर्ति है, पूरी नहीं मिल पाती। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे स्वास्थ्य सेवाओं शहर नगर को जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यानी कि कोई भी छोटी सी बीमारी होगी तो आपको शहरों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं हैं जो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाती। ये ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं हैं। नेक्स्ट है सूचना एवं तकनीक एवं दूरभाष सुविधाओं कि जब हम मूलभूत सुविधाएं, पानी है, बिजली है, सड़क है, यातायात, इन साधनों का ग्रामीण क्षेत्र में अभाव होता है, तो ये बहुत लाजमी समझ रहे हैं हम कि वहाँ दूरभाष जैसी सुविधाओं का अभाव भी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं का अभाव भी होता है, जिससे हम अन्य क्षेत्रों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, शहरी क्षेत्रों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय स्तरीय या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षण सुविधाएं ही उपलब्ध हो पाती है, या अधिकतम होगी तो स्कूली शिक्षा तक ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होती है। उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ना होगा, इसलिए इन क्षेत्रों में इस तरह की समस्याएं होती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि न तो तकनीकी शिक्षाएं मिल पाएगी, न उच्च शिक्षा मिलेगी, न दूरभाष के या अन्य संचार के साधन होंगे, और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो हमने सुविधाएं थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया है।